मीर साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप मुलाकात भी हुई आपकी इसहाक डार साहब के साथ, और नए टैक्सेस के हवाले से कोई वो जो बुरी खबरें चलें पहले वो ले लेते हैं आपसे। क्या मामला क्या चल रहे हैं, क्या उनके जहन में चल रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर तो आप पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के होते हुए ये सोच रहे हैं कि आपको वफाक को बहुत अच्छा बजट दे सकता है, तो मेरा ख्याल है आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वफाक तो कंगला हो चुका है। वफाक के पास तो वसाइल ही नहीं है कि वो आपको अवाम दोस्त बजट दे सके। वफाक के जितने वसाइल हैं, देखें 7,300 या 500 अरब रुपया जो है वो डेट सर्विसिंग में आपने अदा करना है, आपने डिफेंस पर एक्सपेंडिचर्स करने हैं, आपने सूबों को अप टू 57% जो है वो NFC अवार्ड के तहत आपने आगे भेज देना है। तो अब आप मुझे बताएं, एक तरफ वफाक के करंट एक्सपेंडिचर्स होंगे, फिर कुछ लीकेजेस होंगी, उनको जो है प्लग किया नहीं गया आज तक। जितने भी हमारे वो कौमी अदारे हैं उनके अखराजात हैं, फिर सर्कुलर डेट है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के होते हुए अगर आप ये तवक्को लगा बैठे हैं कि जी वफाक जो है वो आपको कोई रिलीफ देगा, तो मेरा ख्याल है आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बजट टैक्स फ्री है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी टैक्स फ्री नहीं होगा, क्योंकि इस बजट के अंदर 9,200 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू का हदफ रखा जा रहा है, जो स्क्रीन पे चल रहा है। अगर मैं पिछले साल का हदफ देखूँ तो वो तकरीबन कोई 7,500 अरब रुपए का था। तो इसका मतलब है कि अगर 1,700 अरब रुपया नया आप ऐड कर रहे हैं आइंदा माली साल में, तो आप मज़ीद टैक्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ तो है नहीं इस वक्त, 0.3% का आपका ग्रोथ रेट चला गया। आप आइंदा साल ये तवक्को कर रहे हैं कि ये 2.5, 3 या 3.5% तक आप इसको ले जाएंगे। तो यहाँ तो आप टैक्सेस ग्रोथ से बढ़ा सकते हैं या नए टैक्स लगाएंगे। ठीक है, उसमें इन ऑल ऑनेस्टी माइंड ना कीजिएगा इसको। नए टैक्सेस अगर ताजरों पे भी आते हैं, बिजनेसेस पे लगते हैं, तो वो अल्टीमेटली घूम फिर के कंज्यूमर के ऊपर जाते हैं, वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो जी, अभी हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर ना जी इस वक्त जो है वो अपना सारा रिग्रेसिव टैक्सेशन का निज़ाम चल रहा है। और रिग्रेसिव टैक्सेशन होती ये है कि इन द एंड जो होता है वो कंज्यूमर ही वो उस टैक्स को अदा कर रहा होता है। और पाकिस्तान का पूरा टैक्स का निज़ाम जो है वो इसी तरह बनाया गया है। तो इसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है ना, अगर इसको अडॉप्ट करना है तो ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस होंगे। और हम माजरत के साथ हमारा FBR हो या हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्रियाँ हों या हमारी हुकूमतें हों, वो डब्बे में ही रहना पसंद करती हैं, डब्बे से बाहर वो निकलना पसंद भी नहीं करते। मकसूद भट्ट साहब, डार साहब, इस वक्त बात तो एक ही, आप लोगों की मुलाकात हुई है नए टैक्सेस ताजरों पर लगाने की, क्योंकि कलेक्ट करना कहीं ना कहीं से रेवेन्यू खर्चे तो पूरे करने हैं। आपकी उस पर भी बात हो रही है, आप लोग कहते हैं कि जनाब हम पे टैक्स ना लगाया जाए, किसी पे भी ना लगाया जाए, ताकि पाकिस्तान इतना खुद प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए कि हम अपने खर्चे पूरा करना शुरू हो गए। लेकिन वो खैर वो हनूज बैट वाला दिल्ली वेरी दूर अस्त। कौन से नए टैक्स हैं डॉक्टर साहब? इसमें मुझे सबसे पहले मैं ये सवाल करता हूँ कि आया कौन सी चीज़ है जिस पे टैक्स नहीं लिया जाता? जी बिल्कुल। आप बच्चों की फीस देते हैं, उस पर भी टैक्स है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें कि तालीम पे फोकस किया जाता है कि भाई ये हमारा सरमाया है, इन पे मेहनत कीजिए, कल को ये पढ़ के हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। और माचिस की डिब्बी तक लें जो हर जो है गरीब ने भी और अमीर ने भी इस्तेमाल करनी है, उस पर भी टैक्स है। आया टैक्स तो देते आ रहे हैं, लेकिन अब बात ये है कि पहले हम कहते थे कि IMF बजट बना के देता, वही पेश कर दिया जाता है। अब हमारी हुकूमत का भी इम्तहान है, आने वाले दौर में इलेक्शन भी हैं जो होते नज़र नहीं आ रहे। और उसके साथ साथ कि ये बजट जो है क्या इसमें सरकारी मराद कम की जाएंगी? असल सवाल ये बनता है, मुहिब्बे वतन होने का सबूत ताजरों से ना मांगा जाए, सिर्फ अवाम से ना मांगा जाए, ये हम सब ने मिल के चलना है। हुक्मरान भी इस पर मुहिब्बे वतन होने का सबूत दें और अपनी मराद में कमी लाएं। अगर एक इंसान का पुरानी गाड़ी पे गुजारा हो सकता है, तो हम आए रोज़ देखते हैं कि नई गाड़ियाँ लाट कर दी। वो एक दूसरे को हम उनसे सवाल जरूर करेंगे उनका जब आता है। एक एनर्जी टैरिफ की अगर मैं बात करूँ भट्ट साहब यहाँ पे, उससे ट्रेडर्स मुतासर होते हैं, ट्रेड मुतासर होती है, और ओवरऑल जो एंड प्राइस होती है किसी कमोडिटी की वो मुतासर होती है। वो आगे वो बढ़ने भी हैं। और एक और उसको जो अभी रिसेंटली जिस पे आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं कि ये कि 8 बजे मार्केट्स बंद कर दीजिए और सारा मामला, तो इसके ऊपर क्या टेक है आपकी? इस पर क्या लेटेस्ट आपकी बातचीत हुई? सर, अगर इन्होंने एनर्जी पे काबू पाना है, ये सोलर सिस्टम को जो है लोगों को सोलर सिस्टम पे लाएं ताकि हमारी बिजली की बचत हो। जो हम कहते हैं नहीं होती नज़र नहीं ना आ रही, ये हल नहीं है।
कि भाई आप बंद कर देना ताजरों को कि भाई वो 8 बजे दुकानें बंद करें। और भाई सर्दियों में 10 बजे दुकानों का टाइम इन्होंने रखा हुआ था। आज से 3 माह पहले जब इन्होंने पाबंदी लगाई, हाई कोर्ट ने अगर सोच समझ के टाइम दिया, और अब इन्होंने गर्मियों में कि 7:30 बजे वैसे ही मगरिब होती है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के फारिग होते हैं, और 8 बजे इन्होंने ये टाइम कर दिया है। इस पर भी मैं समझता हूँ इन्हें सोचना, पता नहीं कौन इन्हें मशवरे देता है, इन्हें कम अज़ कम ये सोचना चाहिए, स्टेक होल्डर को बिठाएं। मैं ये नहीं कहता, बात सुने, मैं ये नहीं कहता कि भाई मुझे बिठाएं या हमारे ग्रुप को बिठाएं, तमाम पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, तो जो ताजिर हैं, जो चैम्बर्स हैं, उनको बिठा के उनसे ये मुशावरत करें कि भाई आया कि कौन सा टाइम आप लोगों को सूट करता है। गर्मी में तो कोई इंसान जो है घर से नहीं अपने बच्चों को लेकर निकलेगा शॉपिंग के लिए, गर्मियों में कोई फैमिली जो है नहीं निकलती। ये आया इस पे ज़रूर इन्हें गौर करना चाहिए, और इसे कम से कम 10 बजे तक रिजर्वेशंस जो है वो वहाँ पे रजिस्टर हो गई हैं उनके साथ। मैं एहसन मलिक साहब को शामिल करना चाह रहा हूँ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, हमारे मईशत हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपने वक्त दिया है। एक बड़ा ब्रॉडर सा खुली सी जो हम सबसे पहले जहाँ से हमने बात स्टार्ट की है वो ये, इस हुकूमत के पास कितनी स्पेस है आपको, मुझे आम बंदे को कोई भी रिलीफ देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर, हुकूमत के पास स्पेस कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रेजेंट जो सिनेरियो है, जो हमारी मईशत का हाल है, जो IMF का मैकेनिज्म इस वक्त चल रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं जिससे आम पब्लिक को रिलीफ मिल सकता है। मैं अभी एक और प्लेटफॉर्म पे भी बैठा था, बात यह है कि हमारे मुल्क में इंडिविजुअल्स कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, 12 से 15 बिलियन डॉलर अवेलेबल है। ये वो है जो लोगों के लॉकर्स में, लोगों की पर्सनल होल्डिंग्स में, तिजोरियों में, घरों में पड़ा हुआ है, और इसी के इक्विवेलेंट प्लस माइनस में गोल्ड भी अवेलेबल है। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा इंसेंटिव अनाउंस कर दे कि लोग ये पैसा स्टॉक एक्सचेंज में, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर ले जाएं और उनको पूछा नहीं जाएगा, तो गवर्नमेंट को टैक्सेस की रेवेन्यू में पैसा आ जाएगा, और अवाम वो पैसा जो घरों में, तिजोरियों में पड़ा है, वो पाकिस्तान की बुक्स में ऐड ऑन हो जाएगा। ये इन एसेंस मलिक साहब, आप किसी दोबारा जैसे भी नईम मीर साहब बात कर रहे थे, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं आप, सॉरी एमनेस्टी की बात कर रहे हैं आप, उनसे पूछा नहीं जाएगा? नहीं, मैं एमनेस्टी की बात नहीं कर रहा, मैं वो उस पैसे की बात कर रहा हूं, डॉलर, जो इस वक्त जिस आदमी के पास 50,000 रुपया पड़ा है तो वो भी डॉलर लेने की लाइन में लगा हुआ है, और जिसके पास 50 लाख रुपया है वो भी डॉलर लेने की लाइन में लगा हुआ है। लेकिन क्यों लेके आए ना वो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें और पैसे जो बन सकते हैं, कभी हम आटे में घुस जाते हैं, कभी चीनी में घुस जाते हैं। हमें एक ऐसा मैकेनिज्म, एक रोड मैप इकोनॉमिक टीम को ऐसा देना चाहिए जिससे कि बेहतरी की तरफ मुल्क चले। अच्छा चलें, ये बड़ी अच्छी बात है ताहिर मलिक साहब, ये सजेशन तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन हाउ प्रैक्टिकल कैन इट बी? रूम हुकूमत के पास तो नहीं? एक दफ़ा फिर मलिक साहब वैसे वो बात करें, मुझे मसद एहतराम मलिक साहब, उससे आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे उस पर एतराज़ है कि आप तमाम फिर देखिए, फिर क्वेश्चन फिर पॉलिटिकल हो जाएगा। पाकिस्तान की दुनिया सारी में एक कंसेंसस हो गया है कि आप किसी की इकॉनमी को सियासी इस्तेकाम के बगैर अब इकट्ठा नहीं कर सकते। यहाँ सुबह दोपहर शाम हमारा तो कारोबार यही है ना, टॉक शो, हम क्या करते रहते हैं, हर वक्त हुकूमत जा कब रही है, हुकूमत आ कब रही है। तो अब इस तरह के पॉलिटिकल कल्चर में कहाँ से आप ट्रस्ट लाएंगे? जो मलिक साहब की तजवीज़ है, ये तजवीज़ इटसेल्फ बता रही है कि पाकिस्तान की रियासत और अवाम का कोई रिश्ता नहीं है। मुझे इनकी बात सुनते ही वो टर्की याद आ गया। देखें जो कौमें होती हैं, टर्की की कौम ने एक दफ़ा कहा कि यार ये देखें हमारे साथ डॉलर क्या कर रहा है। टर्की के लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए, उनके जेबों में उन्होंने जो 8 भी बचे हैं डॉलर में सब निकाल दी। ये होती हैं कौमें, हुकूमत और कौम जहाँ पे एक हो। यहाँ पे रियासत कुछ और चीज़ है, हुकूमत कुछ और चीज़ है, अवाम कुछ और चीज़ है। तो पहले तो मंजियाँ तो सीधियाँ करो ना, पहले तो आप ट्रस्ट पैदा करें। ये बताएं पूरी तरतीब सीधी करें। नहीं, ये मंजियाँ सीधियाँ नहीं हो रही है ना, मैं ही गल कर सकता, घर भी तो जाना है ना। तो पॉइंट सारा ये है कि आप जब तक पॉलिटिकल ट्रस्ट पैदा नहीं करेंगे, आप इकोनॉमिकली रिकवर नहीं कर सकते। हम 75 सालों के बाद भी ये मंजियाँ ठीक नहीं करेंगे।
उन्हें मंजियों की जरूरत ही नहीं भाई, जिनके पास पलंग है वो मजे से सो रहे हैं, सोने का पलंग है, उनको क्या लगे आपकी मंजी की ठीक है कि नहीं है। यहाँ तो क्लास सिस्टम है ना, जो खुशहाल लोग हैं वो तो अमेरिका से भी ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको क्या लगे आपकी मंजियों से। हमें पॉलिटिकल डिसीजन से हटके इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं। एक इकोनॉमिक टीम को 2, 4, 5 साल की एक इकोनॉमिक का रोड मैप देना है, जिसके ऊपर हम चलेंगे तो बेहतरी आएगी। अदरवाइज जिस तरह से हम लेकर चल रहे हैं, ये तो शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक हमारे हालात श्रीलंका जैसे नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास फूड आइटम्स अवेलेबल थे। आप देखिए ना, हमारी बम्पर वीट हुई है, बट उसका इंपैक्ट आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। पेट्रोल 25-30 रुपए नीचे आया है, बट उसका रिलीफ आम आदमी को नहीं मिल। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये दोनों चीजें, हम तो वही बात कर रहे हैं कि आप खाली सिर्फ एक कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आप बना नहीं सकते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है।